गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम हमारे एक नए अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं। हमारे अध्याय का नाम है लोकतंत्र और विविधता। सबसे पहले हम बात करते हैं लोकतंत्र की। इसको अंग्रेजी में डेमोक्रेसी कहते हैं और ये दो शब्दों से मिलके बना है, डिमोस प्लस में क्रेटिया। यहाँ डिमोस का अर्थ होता है जनता, क्रेटिया का अर्थ है शासन, अर्थात जनता का शासन। यानी कि एक ऐसी शासन प्रणाली जहाँ पर जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि देश का शासन चलाते हैं, उसको लोकतंत्र बोला जाता है। सेकंड हमारे पास है विविधता। विविधता का मतलब होता है अनेक प्रकार। अर्थात जहाँ विभिन्न प्रकार की जातियाँ, विभिन्न जातियों, धर्मों, समुदायों, संप्रदायों के लोग रहते हैं, तो वो उस क्षेत्र की क्या कहलाती है? विविधता कहलाती है। ये हर क्षेत्र में हो सकती है, वन्य प्राणियों में हो सकती है, वनस्पति में हो सकती है, खान पान में हो सकती है, संस्कृति में हो सकती है, धर्म में, जाति में, समुदाय में, संप्रदाय में। तो यहाँ हम दोनों के बारे में चर्चा करेंगे कि किस प्रकार लोकतंत्र और विविधता एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। वो कौन से कारक है, उनके बारे में हम इस कक्षा में चर्चा करें। जैसे ही हमारा पीछे का चैप्टर अभी समाप्त हुआ, उसके अंदर हमने दो प्रकार की महत्वपूर्ण बातों को लेकर के सत्ता की चर्चा की थी। एक थी भाषा, दूसरा क्षेत्रीय विविधता। पहली तो थी भाषा विविधता और दूसरी हमारे पास थी क्षेत्रीय विविधता, कि किस प्रकार भिन्न भिन्न क्षेत्रों के अंदर भिन्न भिन्न भाषाओं के लोग रहते हैं। कोई अल्पसंख्यक होता है और कोई बहुसंख्यक होता है, और किस प्रकार वो लोग सत्ता के ऊपर अपना नियंत्रण करते हैं। हमने ये भी देखा पिछले अध्याय में कि किस प्रकार कम बहुल्य क्षेत्र में, यानी कि जहाँ कम भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, वो सत्ता पे नियंत्रण कर लेते हैं। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि जो सत्ता का बंटवारा था विभिन्न विविधता वाले स्थानों के अंदर जो है सामुदायिक जो है बंटवारे से हुआ। बेल्जियम में हमने देखा, हमने श्रीलंका के बारे में देखा जहाँ सिहली समुदाय के लोग और तमिल समुदाय के लोग रहते थे, लेकिन भाषाई आधार पर बहुसंख्यक कौन लोग थे? सिंहली लोग थे। तो किस प्रकार उन्होंने तमिल लोगों को वहाँ पर दबाने की कोशिश की। तो यदि हम इनके ऊपर जब चर्चा करते हैं तो केवल लोगों की जो पहचान है वो भाषा और क्षेत्र के आधार पर ही नहीं बनते हैं, और भी बहुत सी ऐसी कारण होते हैं, कुछ ऐसी विशेषताएं होती है जिसके कारण विविधता बनती है। जैसे, और उसी विविधता के आधार पर हमारे दूसरों से संबंध बनते हैं।
धर्म है, लिंग है, जाति है, कबीला है, शारीरिक बनावट है, कौशल है, ये सब भी समाज के अंदर क्या लेकर के आते हैं? विविधता लेकर के आते हैं। और इस अध्याय के अंदर हम यही पढ़ेंगे कि किस तरह जो लोकतंत्र होता है वो इन सारी विभिन्नताओं में, चाहे वो सामाजिक विभिन्नता है, सामाजिक अंतर है या असमानता है, उसके बीच में किस प्रकार सामंजस्य स्थापित कर लेता है। और जब वो सामंजस्य स्थापित करता है तो इनके बीच में जो समस्याएं आती है उनके सर्वमान्य क्या निकालता है? समाधान निकालता है। पूरी कोशिश करता है कि ऐसी जो है बीच का रास्ता निकाला जाए जिससे उसे शासन चलाने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ हम जो सामाजिक जो विभाजन है उनको सार्वजनिक अभिव्यक्ति के रूप में, क्योंकि जो लोकतंत्र है वहाँ एक सबसे बड़ी विशेषता ये है कि हम अपने विचार रख सकते हैं खुल करके, वो अभिव्यक्ति का एक माध्यम है। तो उसके जरिए हम यहाँ एक बात स्पष्ट करेंगे कि किस प्रकार लोग सामाजिक जो असमानता होती है उसके खिलाफ अपनी अभिव्यक्ति देते हैं लोकतंत्र में। और उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि जो ये सामाजिक जो विभिन्नता है कैसे अलग अलग रूप धारण करती है, क्या कारण है कि लोग सामाजिक रूप से क्या हो जाते हैं? भिन्न हो जाते हैं। लेकिन फिर भी हम ये देखेंगे कि जो सामाजिक जो विविधता है वो लोकतंत्र की जो राजनीति होती है उसको क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। तो आइए आज हम अपने पाठ की शुरुआत करते हैं। और हम पाठ की शुरुआत करते हैं मैक्सिको ओलंपिक की कहानी से। और ये जो मैक्सिको ओलंपिक है ये 1968 में हुए थे। कब हुए थे? 1968 में। और हम आपको यहाँ दो चित्र दिखाएंगे। ये चित्र आपको दिखाई दे रहा है, इसमें एक बीच का व्यक्ति आपको अपना हाथ ऊपर उठाए हुए दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है? हाथ क्या है? ऊपर उठा हुआ है और मुट्ठी उसकी क्या है? भिजी हुई है, बंद कह सकते हैं। ऐसे ही आप इस कार्टून को देख सकते हैं। इसकी पोजीशन भी क्या है? सेम ऐसी ही है। इसके हाथ को आप देखिए। उसके बाद में हम सेकंड तस्वीर आपको दिखाएंगे। ये देखिएगा आप, ऊपर जो मैंने जो तस्वीर आपको दिखाई थी उसी व्यक्ति की तस्वीर का यहाँ एक स्टैचू बना हुआ है। इसके भी अगर हाथ को आप देखेंगे, उसकी मुट्ठियों को अगर आप देखेंगे तो ये भी आपको तने हुए हाथ, सीधा हाथ है और मुट्ठी उसकी क्या है? बंद है। ये एक विरोध का तरीका था। किसका तरीका था? एक विरोध का। अब यहां सवाल ये उठता है कि ये व्यक्ति है कौन जो विरोध दर्शा रहा है? तो इस व्यक्ति का जो नाम है वो कार्लोस है। क्या नाम है? कार्लोस। इस व्यक्ति ने 1968 के ओलंपिक में मेडल हासिल किया था। क्या हासिल किया था? मेडल जो है हासिल किया था। और इसी व्यक्ति के साथ एक दूसरा व्यक्ति भी था। मैं दोनों के नाम आपको यहां पर दोबारा रिवाइज कर देता हूं। फर्स्ट जॉन कार्लोस, और सेकंड यहां पर जो व्यक्ति था वो था टॉमी स्मिथ।
और ये दोनों ही व्यक्ति अफ्रो अमेरिकी थे। ये दोनों व्यक्ति क्या थे? अफ्रो अमेरिकी। और 100 मीटर की दौड़ के अंदर इन दोनों व्यक्तियों ने क्रम से जो है स्वर्ण और क्या है कांस्य पदक जीता था। और जब पदक लेने की बारी इनकी आई तो ये जब अपने स्थान पे खड़े हुए तो इन्होंने पांव में जूते नहीं पहने हुए थे। इसके अलावा गले के अंदर इन्होंने काला मफलर डाला हुआ था और हाथ की मुट्ठी इनकी भिजी हुई थी और ऊपर उठे हुए थे अन्य की अपेक्षा। और यह प्रतीक था इनकी गरीबी का और इनके साथ जो अन्याय हो रहे हैं उसके विरुद्ध आवाज उठाने का। अब यहां प्रश्न उठने शुरू हो जाते हैं कि अफ्रो अमेरिकी कौन थे। तो हम आपको यहां बताएंगे कि अफ्रो अमेरिकी कौन थे। अफ्रो अमेरिकी जो शब्द है, अफ्रो अमेरिकी जो शब्द है, ये शब्द अश्वेत लोगों के लिए, जो काले लोग थे उनके लिए उपयोग किया जाता था। और वो भी कौन से? जो अश्वेत अमेरिकी जो शब्द है ये उन अश्वेत लोगों के लिए, कौन से लोग के लिए? उन अश्वेत लोगों के लिए जिनके वंशज 17वीं सदी से लेकर 19वीं सदी तक अमेरिका में अफ्रीका से लाकर गुलाम बनाया गया था। यानी कि अमेरिका के अंदर जब ब्रिटेन के उपनिवेश थे उस दौरान उन उपनिवेश के अंदर उन उद्योगों में काम करने के लिए सस्ते मजदूरों को खरीद करके कहां से लाया गया था? अफ्रीका से। और उपनिवेश जब खत्म हो गए तो वो लोग अफ्रीका में ही बसना, अमेरिका में ही क्या हो गए? बस गए। लेकिन बाकी जो यूरोपियन लोग वहां रहते थे वो क्या थे? गोरे थे। और वहां जो सत्ता थी वो किन के हाथ में थी? गोरों के हाथ में थी। तो वहां ऐसे कानून थे जो गोरों के लिए अलग थे और कालों के लिए अलग। तो यहां एक व्यक्ति का नाम आता है मार्टिन लूथर किंग जूनियर। इसने उस समय अमेरिका के अंदर एक आंदोलन चलाया था जिसका नाम था नागरिक अधिकार आंदोलन। नागरिक अधिकार आंदोलन। और यह आंदोलन अमेरिका में चला था 1954 से लेकर के 1968 तक। और किंग मार्टिन लूथर भी क्या था? अश्वेत था। और उसने प्रत्येक नागरिक को बराबरी का अधिकार प्रकृति ने दिया है, इस विचार को अमेरिका में फैलाया और उस आधार पर बताया कि गोरे व्यक्तियों को जो अधिकार मिले हैं वही अधिकार अमेरिकी समाज में किसको मिलने चाहिए थे? अश्वेत को। और उसने जो सुधार आंदोलन चलाया नागरिकों के अधिकारों के लिए वो अफ्री अमेरिकी लोगों के विरुद्ध जो अश्वेत लोगों ने विरोध किया था उनके अधिकारों को छीनना था, उसके खिलाफ चलाया गया था। और अभी हमने बात की थी 1968 के मैक्सिको ओलंपिक की। तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर के जिस नागरिक अधिकार आंदोलन को चलाया गया था उसको आगे बढ़ा रहे थे जॉन कार्लोस और टॉमी स्मिथ कि हमें हमारे अधिकार चाहिए।
और कार्लोस ने तो अपनी उस गरीबी के लिए अपने श्वेत लोगों की याद में काले मनकों की गले में क्या कर ली थी, माला डाली हुई थी। और इस प्रकार जो है उन्होंने अमेरिका में जो रंग भेद की नीति हो रही थी उसके खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय जो समुदाय था उसका ध्यान आकर्षित किया उसने। और जितने भी लोग वहां ओलंपिक देखने आए थे उन्होंने पहली बार इस प्रकार की व्यवस्था को देखा कि कैसे काले दस्ताने, बंधी हुई मुठियां, ये किसका प्रतीक बन गई थी, श्वेत शक्ति का। और अब बात आ जाती है कि हम अभी बात कर रहे थे कि जब इन्होंने अपना विरोध किया तो इनके विरोध के स्वरूप एक श्वेत खिलाड़ी ऑस्ट्रेलियन जिसका नाम था पीटर नॉर्मन, उसने भी क्या किया था, अपनी जर्सी के ऊपर मानवाधिकार का बिल्ला लगा के और उन दोनों खिलाड़ी, जो दोनों अमेरिकी खिलाड़ी थे, उनको अपना क्या दिया, समर्थन दिया। किसने दिया? पीटर नॉर्मन ने। और ये एक ऑस्ट्रेलियन धावक था। कई बार ये प्रश्न आ जाता है कि जॉन कार्लोस और टॉमी स्मिथ कौन थे, तो एफ्रो अमेरिकी खिलाड़ी थे। पीटर नॉर्मन कौन था, तो ऑस्ट्रेलियन धावक था, एथलीट था। तो अब बात आ जाती है कि क्वेश्चन उठ रहा है यहां कि जॉन कार्लोस और टॉमी स्मिथ ने अमेरिकी समाज के खिलाफ जो आंतरिक उनका मामला था उसको अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाया, क्या उचित था? क्या उनके काम को आप राजनीतिक मानेंगे? या फिर पीटर नॉर्मन, जो ना तो अमेरिकी थे ना श्वेत था, क्योंकि वो तो ऑस्ट्रेलिया का था और श्वेत था, वो इसके विरोध में क्यों शामिल हुआ? आप यदि पीटर नॉर्मन की जगह होते तो आप क्या करते? तो जो ओलंपिक संघ है, अंतर्राष्ट्रीय जो ओलंपिक संघ है, उसने कार्लोस और स्मिथ के द्वारा जो राजनीतिक बयान देने की जो युक्ति चुनी उसको किसके खिलाफ माना? खेल भावना के। ओलंपिक जो खेल भावना है उसके क्या माना गया? खिलाफ माना गया और उनके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई। और ये जो तस्वीर मैंने आपको दिखाई थी, ये तस्वीर बाद में एक पार्क के अंदर, किसके अंदर है? एक पार्क के अंदर लगाई गई थी। और ये पार्क कहां का था? होज स्टेट यूनिवर्सिटी का। 20 फीट ऊंची जो है मूर्ति बनवाई गई इनकी। उसके बाद में हमारे पास एक प्रश्न यहाँ राइज हो जाता है जी, श्वेत शक्ति आंदोलन क्या था? तो ये कब उभर के आया था? 1966 में। श्वेत शक्ति आंदोलन ये कब आया था? 1966 से लेकर के 1975 तक लगता रहा और आखिरकार अमेरिकी सरकार को भी श्वेत लोगों को वैसे ही अधिकार देने पड़े जो उस समय के समाज में श्वेत लोगों को मिलते थे। और नस्ली भेदभाव को क्या किया गया? मिटाया गया। और आज का एक ताजा एग्जाम्पल मैं बता देता हूं। अब भी एक श्वेत व्यक्ति की हत्या हो गई है अमेरिका में एट प्रेजेंट में, और पूरा अमेरिका उस व्यक्ति के कारण हिंसा में क्या कर रहा है? जल रहा है। तो दोषी किसको माना ओलंपिक अंतर्राष्ट्रीय संघ ने? कार्लोस और टॉमी स्मिथ को। और उन्हें दोषी करार देने के बाद जो है उनके पदक जो है क्या कर लिए गए? उनसे वापस ले लिए गए। और इस कड़ी के अंदर नॉर्मन के साथ भी ऐसा ही हुआ कि उसे भी अपने फैसले की क्या है? कीमत चुकानी पड़ी। और आने वाले ओलंपिक के अंदर ऑस्ट्रेलिया की टीम में पीटर नॉर्मन को कोई भी जगह नहीं दी गई। पर इनके फैसले ने अमेरिका में बढ़ते हुए जो नागरिक अधिकार आंदोलन के प्रति क्या किया था? दुनिया का ध्यान खींचने में सफलता पाई। और इसीलिए
सैन होज स्टेट यूनिवर्सिटी ने, जहां इन दोनों ने पढ़ाई की थी। किसने पढ़ाई की थी? इन दोनों व्यक्तियों ने, जॉन कार्लोस और टॉमी स्मिथ ने। इन दोनों का अभिनंदन किया गया और विश्वविद्यालय के भीतर इनकी एक मूर्ति लगवाई गई। कई बार ये प्रश्न आ जाता है, टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस ने किस विश्वविद्यालय से पढ़ाई की थी? तो होज स्टेट यूनिवर्सिटी से। और 2006 के अंदर जब नॉर्मन की मौत हुई तो ये दोनों के दोनों व्यक्ति, 2006 के अंदर जब पीटर नॉर्मन की क्या हो जाती है? मौत हो जाती है, तो ये दोनों व्यक्ति, कौन व्यक्ति? जॉन कार्लोस और टॉमी स्मिथ, उसके अर्थी जो होते हैं उसको कंधा देने के लिए ऑस्ट्रेलिया जाते हैं। तो यहां हम देखेंगे एक क्वेश्चन कि किस प्रकार सामाजिक विविधता भी एक दूसरे को गूंथ देती है। अब सामाजिक विविधता क्या थी? टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस दोनों अश्वेत थे, अफ्रो अमरीकी थे। पीटर नॉर्मन श्वेत था और ऑस्ट्रेलियन था। अब देखिए किस प्रकार सामाजिक विविधता एक हो गई। ये अश्वेत, ये श्वेत, फिर भी इसने इनके अभियान को सराहा और उसमें क्या हो गया? शामिल हो गया। हम ये नहीं कह सकते कि जो सामाजिक विविधता, हम यह समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं इस एग्जाम्पल से कि सामाजिक जो विविधता होती है वो समाज में अलगाव पैदा करती है, जरूरी नहीं है। वो सामंजस्य भी स्थापित कर सकती है, वो एक दूसरे को जोड़ भी सकती है। जैसे कि टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस ने जो काम किया उसकी सहायता किसने की? सहयोग किसने किया? पीटर नॉर्मन ने, जबकि वो उनके समुदाय का नहीं था, उनके देश का नहीं था, रंग के आधार पर उनसे अलग था। तो दोनों ही प्रकार हैं। सामाजिक विविधता समाज को बांटने का काम भी करती है और समाज को जोड़ने का काम भी करती है। आइए अब हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो है समानताएं, असमानताएं और विभाजन। कि ऊपर जो खिलाड़ी थे, जो सामाजिक बंटवारे के खिलाफ, सामाजिक भेदभाव के खिलाफ अपना विरोध कर रहे थे, और ऐसा जो भेदभाव था वो किसके आधार पर हो रहा था? केवल नस्ल और रंग के आधार पर ही हो रहा था वहां। तो पिछले 2 अध्याय जो हमने पढ़े थे सामाजिक बंटवारे के, उसके अंदर कुछ अन्य स्वरूपों को हमने देखा था। उदाहरण के लिए हमने बात की थी, जैसे ये पाठ स्टार्ट हुआ था मैंने बेल्जियम और श्रीलंका की बात आपसे की थी। वहां के क्षेत्रीय और सामाजिक विभाजन दोनों स्तरों पर मौजूद था, और बेल्जियम में अलग अलग इलाकों में रहने वाले लोग अलग अलग भाषाएं बोलते थे। और श्रीलंका के अंदर जो बंटवारा था वो किसके आधार पर देखा हमने? भाषा और क्षेत्र के आधार पर। जबकि बेल्जियम में किसके आधार पर हुआ था? समुदाय के आधार पर। जो सत्ता थी वो किसके आधार पर बांट दी गई थी? समुदाय के आधार पर। जबकि श्रीलंका में किसके आधार पर बटी थी? भाषा और क्षेत्र के आधार पर बटी थी। तो इस प्रकार हर समाज के अंदर हम क्या देखेंगे? सामाजिक विविधता के अलग अलग रूप हमारे सामने आएंगे। अब बात आती है कि जो सामाजिक जो भेदभाव है उसकी उत्पत्ति कैसे होती है। बहुत अच्छा यहां पर हम पॉइंट यहां एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे कि जो सामाजिक जो भेदभाव है उसकी उत्पत्ति कैसे होती है, क्या मानव स्वयं करता है। तो कई बार जब हम देखेंगे तो मानव की जो भेदभाव की उत्पत्ति, उसमें मानव का कोई हाथ नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? हमारे वश में नहीं होता है। कैसे नहीं होता है? देखिए, मानव का जन्म प्रकृति पर आधारित है। और प्रकृति यदि उसे श्वेत पैदा कर देती है तो वो किसमें चला जाएगा? श्वेत समुदाय में, जिसको पूरे अधिकार मिलते हैं। और किसी एक व्यक्ति को किस समुदाय में पैदा कर देती है? अश्वेत में। उसको कोई अधिकार नहीं मिलेगा। तो ये चीज हमारे वश में नहीं है। सामाजिक जो विभाजन है वो मजबूरी में हो जाता है। हम जिस समुदाय में जन्म ले लेते हैं वही समुदाय हमारे लिए सामाजिक विभाजन की रेखा क्या कर देता है? खींच देता है।
ऐसे ही सामाजिक विभाजन लिंग के आधार पर है। अगर कोई व्यक्ति महिला के रूप में जन्म ले लेता है, कोई पुरुष के रूप में जन्म लेता है, तो शारीरिक बनावट के आधार पर दोनों अलग अलग हो जाते हैं। कोई अमीर परिवार में जन्म ले लेता है, कोई गरीब परिवार में जन्म ले लेता है, तो दोनों क्या हो जाते हैं? सामाजिक विविधता का शिकार हो जाते हैं। तो ऐसे ही कोई व्यक्ति लंबा है, कोई ठिगना हो जाता है। अब पहली बात तो हुई हमारे पास जो सामाजिक जो भेदभाव है, एक पॉइंट निकल के आ गया, हमें किसके आधार पर मिल जाता है? जन्म पर आधारित होता है। समझ में आ गया कि कैसे जन्म पर आधारित होता है। अब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारी पसंद पे डिपेंड करती है, जैसे धर्म। यहां हम स्वतंत्र हैं, हम किसी अन्य धर्म को भी क्या कर सकते हैं? स्वीकार कर सकते हैं। पेशा, व्यवसाय, इसके आधार पर भी सामाजिक विभाजन है। हम कोई भी काम चुन सकते हैं, कोई पेशा कर सकते हैं। संस्कृति, कोई भी संस्कृति अपना सकते हैं। वेशभूषा, वेशभूषा का चुनाव हमारे हाथ में है। नंबर 6, भाषा, इसको हम चुन सकते हैं। क्षेत्र, इसको हम चुन सकते हैं। यानी कि जो सामाजिक जो भेदभाव होता है, वो एक तो ऐसा क्षेत्र है जिस पे हमारा जोर नहीं है, वो हमारा जन्म है। जिसमें हमने जन्म ले लिया वो सामाजिक विभाजन को क्या कर देगा? हमारे तय कर देगा। बाकी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमारी पसंद और चुनाव से तय होती हैं। वो मैंने अभी आपको 6 बता दिए हैं। धर्म है, भाषा है, क्षेत्र है, व्यवसाय है, संस्कृति है। इस प्रकार समाज के अंदर क्या होता है? सामाजिक विविधता आती है, समूह बनते हैं, अकेले जन्म के आधार पर नहीं बनते हैं। अब हम बात करते हैं जो ये सामाजिक जो विविधता है, क्या वो हमेशा ही सामाजिक विभाजन का रूप लेगी? सामाजिक विविधता हमेशा किसका रूप लेगी? सामाजिक विभाजन का। लेकिन नहीं, हर टाइम सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती है। क्या करती है? नहीं लेती है। अभी हमने ऊपर एग्जाम्पल पढ़ा था टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस का। विविधताएं थी, पीटर नॉर्मन ने उनके जो अधिकार के लिए आंदोलन चल रहा था उसका समर्थन किया जाके। इससे क्या पता लगता है कि सामाजिक सामंजस्य होता है, सामाजिक विभाजन नहीं होता है। तो कई बार जो है ये सामाजिक जो विविधताएं होती है, ये किसका काम करती है? दो समाज के बीच पुल का काम करती है, उनको बांधने का काम करती है। अक्सर हमने देखा भी है, एक धर्म को मानने वाले जो लोग हैं वो अपने आप को एक ही समुदाय का सदस्य नहीं मानते हैं। क्यों नहीं मानते हैं? क्योंकि उनकी जाति और उनका पंथ अलग अलग होता है, और अलग अलग धर्मों के अनुयायी होने के कारण एक जाति के लोग खुद को दूसरे के क्या मानते हैं? करीब मानते हैं। एक ही परिवार के अमीर और गरीब जो लोग होते हैं वो ज्यादा घनिष्ठ संबंध नहीं रख पाते हैं। क्यों? क्योंकि उन दोनों के सोचने के तरीके क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। तो इसी प्रकार जो है सभी में एक से ज्यादा पहचान होती है समाज में, हर व्यक्ति की। तो इसी तरह एक से ज्यादा सामाजिक समूहों का हिस्सा होता है समाज, और दरअसल इस संदर्भ में हमारी पहचान एक अलग रूप धारण कर लेती है, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट आता है वो आता है विभिन्नताओं में सामंजस्य और टकराव।
कि किस प्रकार जो है ये सामाजिक जो विषमताएं होती हैं, विभिन्नताएं होती है, ये सामंजस्य करती है और किस प्रकार इनमें टकराव हो जाता है, इसके बारे में हम हमारी आगे की कक्षा में पढ़ेंगे। थैंक यू।